मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत संज्ञा पाठ समझाना चाहेंगे। ये पाठ आपने अन्य और क्लासों में भी पढ़ा होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसे नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवाती है। किसी विशेष वस्तु, जैसे आपका नाम रमेश है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जो इंडिविजुअल, जैसे भारत है, पाकिस्तान, लंका, या फिर स्थान का वो ताजमहल, लाल किला, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा हम किसी के नाम और अनेक जगह के जो नाम, जैसे दिल्ली, बंगलौर, बम्बई, इस तरह जो भी जगह हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। लेकिन जब हम उसी को एक समूह के रूप में व्यक्त करने लग जाते हैं, अर्थात हम कह देते हैं कि आपका नाम सुरेश, रमेश, गीता, सीता, इस तरह से आप बहुत सारे स्टूडेंट हो। लेकिन यदि हम कह दें कि आपकी क्लास के छात्र और आपकी क्लास की छात्राएं, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि आप पूरे छात्रों का बोध करवा रहे, पूरी छात्राओं का बोध करवा रहे, तो आप व्यक्तिवाचक की जगह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होंगे। यदि हम नाम लेते हैं, जैसे शहरों के नाम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। लेकिन अब यदि हम कहते हैं नगर, तो उसमें कोई भी नगर आ सकती है। गांव, तो उसमें कोई भी गांव आ सकती है। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, इस तरह से है ना, जो अलग, जो किसी ग्रुप का बोध करवाते हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, लड़के और पार्क, यदि ये है नाम हो नेहरू पार्क, तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अकेला पार्क है, तब वो जातिवाचक संज्ञा होगी। कुछ लड़के, रमेश पार्क में खेल रहा है, तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा था। लेकिन कुछ लड़के, पता नहीं कितने लड़के हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा इसका भेद दिया गया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी की अवस्था या भाव का बोध करवाती है। जैसे ईशा ईमानदार लड़की है। ईमानदारी क्या हुआ? भाव। वह लगन से पढ़ती है। लगन क्या हुआ? भाव। जिसमें भाव व्यक्त किए गए हों मन के, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। वह बूढ़ा है, बुढ़ापा है, तो भाव। बूढ़ा कैसा है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से जो मधुरता, स्वास्थ्य कैसा है, या मिठास है उसमें, तो ये सभी भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमने दो अन्य और संज्ञा शब्दों के नाम लिखे हुए हैं संज्ञा के: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी एक तरह से समूह का ही बोध करवाती है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पानी, दूध, ये जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं।
और दूसरा दिया गया समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया था कि इस कक्षा में कुछ छात्र और कुछ छात्राएं हैं, अब तो वो जातिवाचक संज्ञा था। लेकिन हम यदि ये कह दें कि कक्षा 6 में कुल 56 विद्यार्थी हैं, तब फिर वो किसका बोध करवाते हैं? छात्र और छात्राएं दोनों का बोध करवा रहे हैं। इसी तरह से परिवार, झुंड, जुलूस, ये जितने भी शब्द हैं वो सभी समूह का बोध करवाते हैं, क्योंकि परिवार में छोटे बड़े बच्चे, स्त्री पुरुष सभी होते हैं, इसलिए वो समूह का बोध करवाते हैं। झुंड, जुलूस, बारात, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ये एक तरह से जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है, जो समूह का तो बोध करवाता है लेकिन किसी एक विशेष समूह का नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप का जो बोध करवाता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए इसको हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। अब आपने ध्यान पूर्वक इसको सुना। संज्ञा के 3 मुख्य भेद: जातिवाचक, भाव व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अन्य 2 भेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संज्ञा के कौन से मुख्य 3 भेद हैं, 3 के ही नाम दिए जाएं, तो आप इन दोनों के अंतर्गत आने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा में ही लिखेंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप या समूह का बोध करवा रहे हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आपको इन सब के भेद लिखने हैं और उनके उदाहरण लिखने हैं। धन्यवाद।